तो देखिए यहाँ हम सब एएलपी टेक्नीशियन के आठवें सेट के साथ आ गए हैं। मात्र 10 प्रश्न लिया गया है और 5 मिनट में क्लियर करवाया जाएगा। ठीक है, तो बिना समय को बर्बाद किए हुए आ जाते हैं प्रश्न पे। तो देखिए क्या कर रहा है, 71 नंबर प्रश्न। अगर वो सब वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं इससे पहले 7 वीडियो, तो वो जा करके अवश्य देख लें इस छोटे से परिवार पे। तो चलिए अब आते हैं 71 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा क्या एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थाई रहता है, आयतन क्या रहता है, अस्थाई रहता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। बोला जा रहा है ना, एक ऊष्मागतिकी का, किसमें, ऊष्मागतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया क्या कहलाएगा जिसमें आयतन क्या हो, अस्थाई रहता है। जैसे समदाब, रुद्धोष्म, सममितीय या समदेशिक क्या कहलाता है। तो देखते हैं सी ऑप्शन क्या दिया है, रुद्धोष्म कहलाती है। वह प्रक्रिया प्रणाली जिसमें आयतन अस्थाई है उसे हम सब रुद्धोष्म कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या दिया, दाब व आयतन का गुणनफल पी भी, ठीक है, तथा आंतरिक ऊर्जा यू है के योगफल को क्या कहते हैं। किया गया कार्य कहते हैं, बी में एंडोट्रोपी कहते हैं, सी में एंथैल्पी कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहां समझ लीजिए कि दाब हो या आयतन का गुणनफल पी भी है, ठीक है, और कहा जा रहा आंतरिक ऊर्जा यू के योगफल को क्या कहते हैं, तो इसको हम सब एंथैल्पी कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा, एंथैल्पी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 72 नंबर प्रश्न। क्या दिया गया है, उष्णता या हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। ऑप्टिक्स कहलाती है, थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है, अकॉस्टिक्स कहलाती है, या रिलेटिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है, जल्दी से इसका कमेंट कीजिए। क्या प्रश्न दिया है, हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अकॉस्टिक्स। क्या कहा जाएगा, अकॉस्टिक्स कहा जाएगा। ठीक है ना, अकॉस्टिक्स में ही हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न देखिए, ऊष्मागतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम को जानते हैं। शून्यवा नियम, या प्रथम नियम, या सी में द्वितीय नियम, या डी में तृतीय नियम। जल्दी से कमेंट कीजिए आप सब लोग, क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी के किस नियम द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को कहा जाता है। कौन से नियम, कौन से नियम को कहा जाता है, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। तो देखिए आते हैं क्या, इसमें प्रथम नियम को कहा जाता है। ठीक है ना, ऊष्मागतिकी के सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण के प्रथम नियम से प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, खाली स्थान का प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरणों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। किसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, रेक्टिफायर, या विभव नियंत्रक, या ट्रांसफार्मर, या थर्मोस्टेट। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका। क्या प्रश्न पूछ रहा, प्रश्न है ना, डॉट 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 का प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरण में तापमान को नियंत्रित करके रखना क्या कहलाएगा। ऑप्शन के हिसाब से छाटिए, ऑप्शन के हिसाब से। तो देखिए क्या है, थर्मोस्टेट क्या कहलाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा थर्मोस्टेट कहलाएगा। ठीक है ना, थर्मोस्टेट के प्रयोग से हम सब स्वचालित हीटिंग उपकरण में तापमान को नियंत्रित किया जाता है। अब आते हैं 76 प्रश्न। क्या दिया, ऊष्मा संतुलन क्या है, ऊष्मा संतुलन क्या है। ऑप्शन ए दिया, सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा और पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा के बीच संतुलन है। बी में देखते हैं, सौर्य विकिरण है। ऊष्मा संतुलन सौर्य विकिरण नहीं है, ये तो कंफर्म, तो बी तो ऐसे ही छट गया। फिर सी में दिया, पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाले ऊष्मा के बीच संतुलन है। अच्छा ये देखते हैं, स्थलीय विकिरण, ये भी नहीं है। ऑप्शन ए और सी को फिर से पढ़िए, सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा, जैसे सूर्य से जो ऊष्मा निकला, पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा के बीच संतुलन नहीं। सूर्य से जो ऊष्मा निकलता है तो पृथ्वी के द्वारा अवशोषित ऊर्जा के बीच में संतुलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे वायुमंडल में ही सौर्य विकिरण रह जाता है, तो ऊष्मा संतुलन का नियम नहीं होगा।
ठीक है ना। सी क्या कह रहा, पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित उष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाले उष्मा के बीच संतुलन है, ये सही है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएंगे। चलिए 77 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या दिया, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपो को परिभाषित करता है। कौन सा नियम किसको परिभाषित करेगा, एंट्रोपी, एंट्रोपी को परिभाषित करेगा। शून्यवा नियम, प्रथम नियम या द्वितीय नियम या तृतीय नियम, जल्दी से कमेंट कीजिए। एंट्रोपी, एंट्रोपी कौन से नियम से मिलता है, एंट्रोपी कौन से नियम से मिलता है, तो एंट्रोपी जो हमारा मिलेगा वह द्वितीय नियम से। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एंट्रोपी की परिभाषा द्वितीय नियम से मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न देखिए क्या दिया, कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। जो दिया गया है तो इसमें -40 डिग्री, -40 डिग्री का मान है जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान के बराबर होगा, इसीलिए डायरेक्ट ऑप्शन ए याद रखिए। ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होगा। क्या गुना होना चाहिए, दुगुना। ऑप्शन ए दिया है -6.7 डिग्री सेंटीग्रेड, बी दिया है 12.3 डिग्री सेंटीग्रेड, सी दिया है 12.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ये माइनस में दिया है, और डी दिया है 160 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जल्दी से बताइए कि किस डिग्री पर फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस के मान का दुगना होगा। कमेंट जल्दी कीजिए, कौन से मान का होगा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट का तापक्रम सेंटीग्रेड का दुगना होगा, का दुगना, इधर दुगना होना चाहिए। ठीक है ना, का दुगना होगा। ठीक है 79। अभी चलते हैं अगले प्रश्न में। क्या प्रश्न दिया, एक लास्ट प्रश्न है सर। तो देखिएगा, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान क्या होता है, तो इसको तो डायरेक्ट हम सब याद रखेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, फ़ारेनहाइट केल्विन में नहीं याद रखेंगे। 37 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ, फर्स्ट ऑप्शन 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ देखिए हमने आठवां सेट कंप्लीट किया। ठीक है ना, वीडियो का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा जा रहा, इसीलिए आप सब लोग लगातार बने रहें। सेवाएं हमारे तरफ से लगातार प्रत्येक दिन एक एक सेट प्रश्न दिए जाएंगे, मतलब प्रयास किया जाएगा प्रत्येक दिन एक एक सेट दिए जाने का। तो चलिए धन्यवाद।